ये सलीम भाई है। ये कोई मेरा इसका रिलेशन कोई मेकर और दुकानदार का नहीं है। वेदर में मांझे की क्वालिटी में डिफरेंस होता है। कोलकाता का वेदर जो है मॉइस्चर का है। तो लाइट कलर के मांझे में क्या प्रॉब्लम्स होता है? लाइट कलर का मांझा जो होता है वो जल्दी मॉइस्चर को कवर कौन से वेदर में मांझा अच्छा बनता है या फिर जगह आपको मिल जाएगा। सबसे टॉपर क्वालिटी यही है, सबसे बेस्ट एंड बेटर। इस मौसम के लिए तो बहुत ही बेहतर है। फिलहाल हमारा गोल्डन ईगल जो सेकंड नंबर पर आता है, हमारा खबर कम होती जा रही है, उसके काम करने वाले कम होते जा रहे हैं, क्योंकि उतनी आमदनी नहीं है जितना इंसान का खर्च है। उससे ज़्यादा महंगा खुद उड़ाता है, क्योंकि वो मीडियम वाला ख़रीदेगा ही नहीं। 15 साल हो गया मुझे पतंग लड़ाते हुए। मैं तो यही कहूँगा कि पतंग का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। कलकत्ता का टॉप 10 अगर प्लेयर का गिनती आ जाए तो ये दोनों का नाम आ जाए। तो बहुत अलग अलग ब्लॉक था, इतना सारा ब्लॉक नहीं था। अभी तो मतलब गोल्ड वोल्ड से हमको इतना पता भी नहीं है, और खुदा देता है, जो हम बोलते भी नहीं है, बस दे देता है सामान, हम वही उड़ाते हैं। तो अभी क्या है, अभी हम लोग के पास ऑप्शन भी आ गए हैं। मेरा तो फेवरेट है ये वाला जो ब्लैक इंडियन है ना, 12-14 सत्ता होगा ये वाला डोर से। आज हम लोग आए हैं ऑर्को भाई के घर, लेकिन आज हम लोग कोई मांझा या पतंग का रिव्यू या फिर अनबॉक्सिंग नहीं करने आए हैं। आज एक इंसान से आपको मिलाने आए हैं जो कि है सलीम उस्ताद, जो बरेली से कोलकाता में आए हैं, जो कि खुद एक बहुत जाने माने मांझा मेकर है। तो उनसे मिलाएंगे। उस्ताद ये बताइए कि आप कितने सालों से ये काम कर रहे हो? हमारे फादर के दौर से ये काम चल रहा है, करीब 1980-81 से। अच्छा, मतलब 40-42 साल हो गए हम लोगों को इस काम में, और पर्सनली तौर से मैं 25-30 साल से इस काम को करता हूँ। अच्छा, मतलब आप इससे पहले आपके पिताजी जो थे? पिताजी करते थे, करीब 20-25-30 साल उनके साथ ही रहकर मैंने कुछ सीखा। उसके बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक में रहा। इलेक्ट्रॉनिक के बाद पापा की विरासत मुझे मिली, और उसमें मैंने उसको आगे बढ़ाने के लिए जी जान से कोशिश की। तो कोलकाता में आप आए हो, आपका क्या प्लान्स है अभी? प्लान्स कुछ नहीं, बस ये थोड़ा स्काईलार काइट घूमने के मूड से, हमारे दोस्त हैं, अपने भाई हैं छोटे, उनसे मिलने के लिए आए थे। और अभी कोई ऐसा फ्यूचर प्लान का कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मिलना जुलना, बाकी थोड़ा घूमने फिरने का प्लानिंग। तो अभी जो ब्लॉग्स बना रहे हो, उनमें से कुछ ब्लॉग्स क्या आज आप हमें दिखाएंगे? इस टाइम जो हमारा मार्केट में ब्लॉक आ रहे हैं, मीडियम में एसिड RDX, अच्छा और उसके ऊपर वाली रेंज में गोल्डन ईगल जैगवार, अच्छा, उससे ऊपर वाली रेंज में राफेल फाइटर और ब्लैक इंडियन। ये हमारे टॉपर ब्लॉकों में हैं, जिनके अलग अलग रेट हैं, जो कि यहाँ के कोलकाता के दुकानदारों से आपको या लेने वाले ग्राहकों को जानकारी मिल सकती है। मतलब प्राइस के बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो आप डायरेक्टली ऑर्को भाई से या फिर जहाँ पर कोलकाता में ये ब्लॉग्स मिलते हैं आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। प्राइस के बारे में मैं इसलिए नहीं बता सकता कि ये एक सीक्रेट है, जो कि क्योंकि ये दुकानदार के लिए होता है। दुकानदारों के लिए बेहतर नहीं है, और ये इसलिए आप जो भी कांटेक्ट करना है अपने बड़े कोलकाता के दुकानदारों से कर सकते हैं। स्काला काइड है, बप्पदा है, बाबेदा है, इस तरह के जो भी लोग हैं, वासिफ भाई हैं, जो भी लोग हैं वो कोलकाता के मेन दुकानदार, बड़े दुकानदार, उनसे आप कंफर्म कर सकते हैं। और अभी जो मांझा बना रहे हो, मतलब जो सीज़न के हिसाब से मांझा बनता है, तो कोलकाता के हिसाब से कौन सा मांझा या फिर किस तरीके का मांझा लेना चाहिए? हर वेदर में मांझे की क्वालिटी में डिफरेंस होता है। कोलकाता का वेदर जो है मॉइस्चर का है, उसमें जो है ज़्यादातर डीप कलर यूज़ होते हैं और डार्क कलर यूज़ होते हैं, और ज़्यादातर तेज़ मांझा यूज़ होते हैं यहाँ के मौसम वेदर के हिसाब से। मतलब जो तेज अगर मांझा और डार्क कलर? जी, डार्क कलर यूज़ होगा और तेज़ मांझा, जिसमें तेज़ धार होगी, थोड़ा हार्ड मांझा होगा, तो वो यहाँ के लिए कामयाब है। भाई उत्तर प्रदेश, राजस्थान के जो वेदर हैं वो अलग हैं, और कोलकाता का वेदर अलग है। यहाँ समुद्री हवा होती है, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, इसलिए वो सील पकड़ता है। अच्छा, उसमें जितना तेज़ी होगी उतना मांझा बेहतर काम करेगा। तो लाइट कलर के मांझे में क्या प्रॉब्लम्स होता है? लाइट कलर का मांझा जो होता है वो जल्दी मॉइस्चर को कवर कर लेता है। डीप कलर का मांझा जल्दी मॉइस्चर को कवर नहीं करता, क्योंकि उसमें हम लोग काले काजल का यूज़ करते हैं, वो काफ़ी हद तक सुखाव पैदा करता है। बाकी सामानों का यूज़ करते हैं सुखाने के लिए, लेकिन काला कलर जो होता है, ज़्यादा का डीप कलर जो होता है, वो गहरे की वजह से, काजल मिक्स की वजह से मॉइस्चर ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसी हिसाब से अगर हमें यहाँ पर मांझा यूज़ करना है, थोड़ा धार और ब्लैक या फिर डार्क डार्क कलर ज़्यादा यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो ख़ास तौर से, क्योंकि यहाँ से बारिश और बारिश के बाद ठंडी स्टार्ट होती है, तो यहाँ ख़ास तौर से गहरा कलर और डीप कलर और ज़्यादा तेज़ धार का मांझा यूज़ होना चाहिए। समर में फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत लाइट लाइट कलर आता है, लाइट कलर आता भी है, बनता भी है, कोलकाता में बिकता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं बिकता है, लेकिन वो मौसम के आधार पर, हवा के आधार पर, और हवा में कितनी नमी है, कितनी हॉटनेस है, इसके आधार पर ही इंसान को सिलेक्ट करना चाहिए। और जो वेदर के हिसाब से मांझा बनता है, मतलब कौन से वेदर में मांझा अच्छा बनता है या फिर
सर्दी में कैसे? सही वेदर तो यहाँ से सितंबर से लेकर नवंबर या दिसंबर के स्टार्ट तक ही बेहतर सबसे बरेली के अंदर वेदर होता है। सबसे अच्छा मज़ा उसी टाइम मिलता है। मतलब ये क्या बारिश या फिर ठंडी ऐसा कुछ? नहीं, बारिश में भी उतना बेहतर, क्योंकि बारिश में कभी कभी बीच में बारिश आके डिस्टर्ब करती है तो वो मांझे के लिए थोड़ा नुकसानदायक साबित होती है। और कोहरे में भी थोड़ा नमी रहती है तो वो कोलकाता के लिए थोड़ा हल्का सा नुकसानदेह साबित होती है। बाकी वो मांझा हमारा दूसरी साइड में ज़्यादा बेहतर चलता है, जैसे कि राजस्थान है, बीकानेर है, जयपुर है, समझे, अहमदाबाद साइड है, इस साइड में जो है बेहतर साबित होता है। लेकिन यहाँ कोलकाता के वेदर के लिए वो मांझा थोड़ा बेहतर साबित नहीं होता। जो ये मार्च से लेके और अक्टूबर नवंबर तक का जो मांझा है वो ज़्यादा बेहतर यहाँ कोलकाता में बेहतर ज़्यादा काम चलता है। बहुत ज़्यादा बेहतर काम करता है। तो चलिए इनका कुछ ब्लॉग्स अभी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आप दिखाने वाले हो? सबसे टॉप में हमारा ब्लॉक है ब्लैक इंडियन, फिर है ये रफेल फाइटर। तो एक एक करके आप दिखाइए, मैं इसको पकड़ता हूँ। ये हमारे ऑर्कोदा के यहाँ, मतलब इस कलर काइट पे, बप्पा काइट पे, बापी काइट पे, वासिफ भाई के यहाँ, समझे, अरिजीत के यहाँ, लुटू के यहाँ कोलकाता में कई जगह आपको मिल जाएगा। सबसे टॉपर क्वालिटी यही है, सबसे बेस्ट एंड बेटर। इस मौसम के लिए तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि तेज़ धार का जो बना हुआ मांझा होगा वो इस मौसम में बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर जी। डीप कलर जो है ना इस मौसम में बेहतर काम करता है, इसीलिए गहरा कलर है। अच्छा। ये खासतौर से ऑर्डर पे बुआ काइट है यहाँ पर, उनके लिए बनाया गया था। ये उड़ा कर यूज़ कर लाए हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म है इसका। अब ये मुझे अपने मुँह से कहना बेहतर नहीं है और ना बेहतर होना चाहिए, क्योंकि अदर इंसान बोले वो ज़्यादा हमारे पास कोई फाइटर, बहुत सारे फाइटर लोग हैं जिनसे पूछेंगे। जो यूज़ कर रहे हैं वही बताएंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद ये वाला कौन सा ब्लॉग है? उसके बाद ये वाला ब्लॉक है हमारा गोल्डन ईगल, गोल्डन ईगल। जो सेकेंड नंबर पर आता है हमारा, ठीक है ना। थर्ड नंबर पर ये आता है अच्छा, ऐसे जी। ये सब मैदानों में बैठेड है। इसमें टोटल वर्धमान 1 2 3 के कोट्स इस्तेमाल होते हैं, 6 कोट के, कॉटन के। कोई भी चाइनीज़ चीज़ पर हम जो है ना Promote नहीं करते। बस 1 2 3 ही आप बना दो या फिर? टोटल वर्धमान 1 2 3 ही इस्तेमाल करते हैं। और ये सारे क्योंकि कोलकाता के लिए है इसलिए ये सब आप देख सकते हो कि सारे डार्क कलर, सारे डार्क कलर और तेज़ धार के मांझे। ओके उस्ताद, एक बात आपसे पूछी थी कि अभी बहुत जगह पर, मतलब क्योंकि सोशल मीडिया का अभी ज़माना है तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि मांझा का रेट बहुत बढ़ गया है, उसके आपका व्यू क्या है? ये आप भी इसी माहौल में अपनी ज़िंदगी व्यापन कर रहे हैं। जिस तरह का माहौल अब से 8-10 साल पहले था, जिस तरह खर्चे 8-10 साल पहले थे, जिस तरह के आपका फाइनेंस पॉकेट मनी का हिसाब किताब था, वो तब से लेकर अब तक 4 गुना 5 गुना बढ़ती हो गया। चाहे बच्चों की एजुकेशन हो, चाहे पारिवारिक खर्चे हो, चाहे आपका मतलब पेट्रोल डीजल गैस कुछ भी हो, अदर चीज़ें, सभी चीज़ 4 गुना 5 गुना बढ़ती होगा। अब महंगाई को अगर उससे नापेंगे तो मैं नहीं समझता कि मांझा इतना महंगा हुआ। क्यों कि अब से 10 साल पहले अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो मांझा 1200 रुपये बिकता था, ठीक है ना। अब से 10 साल पहले अगर गैस देखेंगे तो गैस 300 रुपये थी, मतलब 3 गुना बढ़ती बढ़ी, और ये 2 गुना भी बढ़ती नहीं बढ़ा। मतलब इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई तागे का रेट बढ़ा या किसी चीज़ का रेट बढ़ा तो हर चीज़ पे रेट महंगाई बढ़ रही है, तो इसलिए दुनिया आगे बढ़ रही है और उसको हमें एक्सेप्ट करना है। ये नहीं सोचना है कि रेट कितना बढ़ा, ये सोचना है कि आमदनी कैसे बढ़ेगी। जब आमदनी बढ़ाएंगे तब आप इसको अफोर्ड कर पाएंगे। क्योंकि जो लोग ये बनाते हैं, जैसे लोगों का भी फैमिलीज है, तो पैसे तो खर्चा है बनाने का, उसके हिसाब, उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उससे घर भी चलाना पड़ता है, परिवार चलाना। क्योंकि अगर घर नहीं चलेगा तो फिर ये लोग बनाना बंद कर जाएंगे। महंगाई तो सभी चीज़ पे बढ़ी, खाली मांझे से मतलब नहीं है। सब कुछ कि महंगे जितने भी इसमें सामान यूज़ होते हैं उस पर बढ़ा, लेबर है तो उस पर बढ़ा। कोई एक मजदूर है तो अब से 10 साल पहले उसको 200-250 रुपये मिलते थे, आज 500-600 मिल रहे हैं। तो किसी भी तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो आप ये नहीं पाओगे कि मांझे पे रेट उतना बढ़ा जितनी महंगाई बढ़ चुकी है। इसमें प्रॉफिट ना के बराबर है और लागत इसकी बहुत ज़्यादा है। हम लोगों के पास जो आता है, पहले प्रॉफिट अगर हमारे जितना आता था उससे हमें 20% बच रहा है। बात ये नहीं है, हम इस सिस्टम का भी बचाए रखे हुए हैं, वरना हम लोग भी अगर इस मैदान से हट जाएंगे तो ये खेल ख़त्म हो जाएगा। ये खेल ख़त्म हो जाएगा एकदम। ये समझ लीजिए कि ये लाइन जो है मजदूर लाइन की, उतने में मजदूर का भी औसत नहीं आता है। 300, 350, 400, 500 रुपये क्या औसत आता है? एक घर एक दिन में पर डे कैसे चला लेगा? आज सब्ज़ी इंसान खाली सुबह नाश्ते के लिए ख़रीदता है तो 200-300 रुपये खरीदता है। एक मजदूर को अगर 500 रुपये मिल रहा है तो क्या मिला उसको? ये समझ लीजिए कि वो अपने बच्चों को, अगर 2 बच्चे हैं 3 बच्चे, तो क्या पढ़ाए, क्या लिखाए, क्या खिलाए, किस तरीके से वो लाइट का बिल जमा। ढेरों बातें हैं जिसको अगर आप ऐड करेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो आमदनी कुछ भी नहीं, ये आमदनी कुछ भी नहीं है। ये समझ लीजिए।
कि वो आमदनी कुछ भी नहीं है। तो ये खेल बंधनों का जो उस्ताद ने बोला, तो आपको क्या लगता है, आप इतने सालों से है, उससे पहले आपके पिताजी भी थे, तो आपको क्या लगता है ये पतंगबाजी जो है ये बढ़ रहा है कि घट रहा है इंडिया में? खासकर इंडिया में। देखिए, पतंगबाजी तो बढ़ रही है, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी बनाने की है, जो असेंबलिंग की क्वांटिटी, वो कम होती जा रही है दिन ब दिन, क्योंकि उसकी लेबर कम होती जा रही है, उसके काम करने वाले कम होते जा रहे हैं, क्योंकि उतनी आमदनी नहीं है जितना इंसान का खर्च है। अच्छा, इसलिए वो चीज़ खत्म, लमसम खत्म होती चली जा रही है। उसमें जो है ना, मेन क्या, किसी भी एंगल से अगर आप जोड़ो 300-400 रुपये में आज घर नहीं चलता, किसी भी तरीके से आप जोड़िएगा तो नहीं चलेगा। मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि पतंगबाजी का जो मार्केट है वो बड़ा हुआ है, लेकिन जो मार्केट से जो तो बढ़ रहा है, पैसा हाँ, बढ़ रहा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐड तो हम उसी पे करेंगे, लेकिन जब लेबर ही नहीं रही, करने वाला ही नहीं रहेगा, तो वो काम कब रहेगा? वो काम कब रहेगा? आज आप ये देख रहे हैं कि महंगाई हो रही, ठीक है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ इस बात से कि महंगाई हो रही, लेकिन उतना महंगा खरीदने वाले भी हैं, उतना महंगा उड़ाने वाले भी हैं। नहीं तो बन भाई, रहा है। अब से 10 साल पहले अगर इंसान शराब खरीदता था तो 50 रुपये का क्वार्टर खरीदता था, आज 500 रुपये का क्वार्टर खरीद रहा है, तो कैसे खरीद रहा है? वो 10 गुना बढ़ जाए तो ठीक है, ये अगर 2 गुना बढ़ गया तो दुख है। समझ रहे हैं? ये शौक का है, इसमें बुराई नहीं है, इसमें कोई परिवार तकलीफ में नहीं आएगा। उससे पीने से तो परिवार तकलीफ में आता है, क्योंकि लड़ाई झगड़े, मार दाड़, पुलिस थाना, सब उसके वजह से होता है। जुआ, सट्टा, शराब, सब उसकी, क्योंकि जब बुराई होती है तो कई बुराइयाँ उसके साथ पैदा होती हैं। समझ रहे हो? तो कई चीज़ अगर कैलकुलेट करेंगे तो बहुत सी चीज़ जुड़ जाएंगी। तो ये मजदूर लाइन के द्वारा इससे 10,000 लोग जुड़े हुए हैं, और ये काम बचा रहे तो बेहतर है। बात महंगाई का नहीं है, महंगाई उतनी नहीं है जितनी कि इंसान महसूस कर रहा है या उसको करने की कोशिश करता है। दिखाने की कोशिश कर रहा है। जो महंगाई की चर्चाएं करता है वो खुद उससे ज़्यादा महंगा खुद उड़ाता है, क्योंकि वो मीडियम वाला खरीदेगा ही नहीं। मीडियम वाला खरीद, क्योंकि उसको मज़ा ही नहीं आएगा। कंपटीशन का, टफ कंपटीशन का दौर है, ये टफ कंपटीशन है। आज बेहतर लड़ाने के लिए, बेहतर परफॉर्म करने के लिए बेहतर चीज़ ही खरीदना पड़ेगी, एकदम। ये समझ लीजिए। तो जो चर्चा करते हैं कि अरे बहुत महंगा होगा, बहुत महंगा, उनके बैगों को अगर आप खोल के देखेंगे सबसे महंगा उन्हीं के बैगों में मिलेगा, ये समझ लीजिए। तो वो लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी है। तो आप जो बता रहे हो कि यहाँ पर कारीगर कम होते जा रहे हैं, तो इसका क्या कोई उपाय है कि उनको कैसे, मतलब उनके जो फ्यूचर जनरेशन मेन क्या है ना, जनरेशन अब इसमें आना नहीं चाहती। इसलिए नहीं आना चाहती कि ये कम टाइम का काम है, 5 से 6 घंटे का काम है दोपहर के बाद का। उसके बाद वो जनरेशन जब फ्री हो जाती है ना, तो थोड़ा फ्री टाइम किसी का भी हो वो नुकसान ही देता है, फ़ायदा तो बहुत कम देता है। फ़ायदा उसको देता है जो अपना काम, अपना टाइम जो है किसी सही जगह उसको लगा दे। इंसान फ्री हो, उससे मैंने तो काम कर लिया, थोड़ा इन्जॉय करूँ, वो इन्जॉय जो है वो ख़तरनाक होता है। नई जनरेशन के लिए तो ख़तरनाक ही होता है। भाई नहीं, ये स्टैमिना का काम है, ताकत का काम है, तो नए लोग ही, नई उम्र के लोग, नई ताकत के लोग ही बेहतर काम कर पाते हैं, ना कि 40-50 साल का इंसान इस पर काम कर पाए। क्योंकि ताकत लगता है मुझे, इसमें ताकत का काम है, एनर्जी का काम है, स्टैमिना का काम है। और नई उम्र के लड़के जो है ना, उसमें थोड़ा बिगड़ते थे, इसलिए कोई माँ बाप अपने बच्चों को अब इस काम में डालता नहीं है। अच्छा, कोई भी माँ बाप अब अपने बच्चों को इस काम में डालता नहीं है। और जो पुराने कारीगर हैं वो दम बदम पुराने होते जा रहे हैं, स्टैमिना गिरता जा रहा है, शरीर गिरता जा रहा है, वो बैकफुट पे आते जा रहे हैं, वो हटते चले जा रहे हैं। काम भी खराब होता जा रहा है। इसलिए जाहिर सी बात है, ताकत कम होगी तो काम थोड़ा उन्नीस होगा। भाई मेरे अगर 50 किलो उठाने की क्षमता थी तो आज मैं 20 ही किलो उठा पाता हूँ, क्योंकि एज बढ़ रही है। एज बढ़ रही तो स्टैमिना तो कम हो रहा है ना, उम्र बढ़ती चली जा रही है। तो ये ताकत का काम है, इसलिए इसकी लेबर दम बदम कम होती जा रही, काम कम होते चले जा रहे हैं। अब मुझे तो ऐसा लगता है हो सकता है 20-30 साल बाद इसका वजूद ना हो, क्योंकि जब करने वाला ही नहीं होगा तो काम कहाँ बनाने से वाला नहीं होगा तो कैसे काम बनेगा? कहाँ से होगा? सवाल तो ये है। अभी हमारे साथ कुछ कोलकाता के जाने माने प्लेयर्स हैं जो बनारस से बिलोंग करते हैं, तो उनसे पूछेंगे कि इनका मांझा के बारे में इनका क्या राय है। 15 साल हो गया मुझे पतंग लड़ाते हुए। मैं तो यही कहूँगा कि पतंग का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। मांझा आखिर में आता है, मांझा पेज बचाता है। जब खतरा जगह हो जाए तो मांझा आपका पेज बचाए, वहीं अच्छा मांझा का पता चलता है कि मांझा कैसा है, यहाँ आपका पेज बचाएगा आपको। मांझा का भी रोल है। और जहाँ तक देखा जाए तो 10 साल में मांझा में काफ़ी चेंजेस आए। पहले जो थोड़ा बारीकी वाला मांझा आता था, शौकीनों लोग पसंद करते थे थोड़ा बारीकी मांझा। अभी जो मांझा बनता है बरेली में वो तेज़ धार वाला बनता है, सारे शौकीन तेज़ धार वाला मांझा यूज़ करते हैं। और जहाँ तक जो हमारे कलकत्ता का वेदर है, यहाँ पे ह्यूमिड वेदर है, नमी रहता है, तो नरम मंजा बहुत जल्दी नरम हो जाता है, तो तेज़ धार वाला मंजा यहाँ पे सबसे अच्छा काम करता है। और हम लोग कम से कम 10 साल हो गया सलीम भाई का मंजा लड़ाते हैं और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। बहुत पेज काटे हमने। ये हमारे टीम का सबसे अच्छा प्लेयर है बबन, इसको कलकत्ते में सभी जानते हैं। और एक मेरा दोस्त है अभिषेक बोल के, वो आज आया नहीं है। तो इन दोनों को
सभी जानते हैं कलकत्ते में, कलकत्ता का टॉप 10 अगर प्लेयर का गिनती आ जाए तो ये दोनों का नाम आ जाए। तो इन दोनों ने ट्रॉफी भी जीता है सलीम भाई के मांझे से। हम लोग परदेश जाते हैं, लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, लखनऊ इलाहाबाद तो हम लोग सबसे ज़्यादा गए हैं, तो काटे भी कटे भी और सब सलीम भाई के मांझे से। और पहले जो मांझा उड़ाते थे हम लोग सलीम भाई का गोल्डन ईगल, और हाल ही में जो ब्लॉग आया है राफेल, जो सबसे मुझे पसंद है राफेल फाइटर, मेरा हिसाब से सबसे ज़्यादा अच्छा मंजा है। उसमें चढ़ा हुआ डोर भी है, फंस के भी लड़ता है। हीस्तान के तो हर मंजा लड़ जाता है, हीस्तान के लिए कोई मतलब स्पेसिफिक मांझा कुछ नहीं होता है, जो फंस के अच्छा काम करे वही मांझा बेहतर मांझा कहलाता है। तो उसमें राफेल फाइटर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, काटता भी और मांझे में चोट भी नहीं खाता। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से तो राफेल फाइटर बहुत अच्छा मांझा है। बावन को पूछेंगे कि बावन का क्या इसके बारे में? ज़िंदगी में जब पहली बार पतंग उड़ाना स्टार्ट किए थे तो ये इसी चचा पीछे बैठा हुआ है, तो चचा का मंजा से स्टार्ट किए थे। तब ब्लॉक बहुत अलग अलग ब्लॉक था, इतना सारा ब्लॉक नहीं था। अभी तो मतलब गोल्ड वोल्ड से हमको इतना पता भी नहीं है, और खुदा देता है जो हम बोलते भी नहीं है, बस दे देता है सामान, हम वही उड़ाते हैं। लेकिन पहली जब पतंग उड़ाना स्टार्ट किए थे तो पहली बार मंजा आया था जागुआर की, वैसा मंजा आज तक नहीं देखे। बहुत पतंग काटे थे, अंधा पतंग काटे थे उससे, वैसा टाइप का मंजा। अभी हमको मंजा का नॉलेज नहीं है, हम समझते नहीं है कौन सा मंजा क्या होता है, क्या कम करता है। बस हमको पतंग खींचने से मतलब है, बस हीच टान के लड़ाते हैं, उसमें मंजा कैसा होता है हमको नहीं पता। भाई फंस उस जाए तो ये मंजा बहुत अच्छा है, हम कटते बहुत कम है। फंस के अगर कन्ना उन्ना पर मार दिया तो कटते बहुत कम है, कट जाते हैं भले ही, वो खेल वाला बात है। लेकिन मंजा का बात अगर होगा तो ज़िंदगी में पतंग उड़ाना सीखे हैं तो यही मंजे से सीखे हैं, मतलब चचा का ब्रांड से ही सीखे हैं। सब अलग अलग ब्रांड, दाम क्या था क्या नहीं वो हमें नहीं पता अभी तक पता खैर है भी नहीं है कि किसका दाम कितना है। लेकिन मंजा का अगर बात कीजिए तो ये सब मंजा बहुत अच्छा है। आपसे पूछेंगे कि आपका क्या राय है इनके बारे में? देखिए, पतंगबाजी में मेरा और सप्तर्षि का और अभिषेक का तो 15 साल हो गया है। अभिषेक वो नहीं है अभी, मेरा और ये इसका हमें तो पतंग उड़ाना सिखाया है, ठीक है। तो और इसके पास हम कट कट के पतंग उड़ाना सीखे हैं। ठीक है, तो हम लोग का तो 15 साल हो गया है, और सलीम भैया का मंजा कम से कम होगा तो 12 साल तो होगा ही कम से कम हम लोग लड़ा है। पहला तो उतना ऑप्शन नहीं था, क्योंकि पहले जब आता था तो जैगुआर ही आता था, या फिर ऐसी जब तो एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नहीं था। तो अभी क्या है, अभी हम लोग के पास ऑप्शन भी आ गए हैं। मेरा तो फेवरेट है ये वाला जो ब्लैक इंडियन है ना, ये वाला मेरा बहुत फेवरेट, क्योंकि है मैं जो मैक्सिमम है मैं फंस के लड़ाता हूँ, दूर में फंस के मैं लड़ाता हूँ टाइट पतंग से। तो मेरा इतना अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला है ये वाला डोर से, तो आपको क्या बोलूँ, मेरा कम से कम 12-14 सत्ता होगा ये वाला डोर से। वो रख के पतंग मुझे मिल गया है, इतना बहुत बढ़िया। मैं सलीम भाई को फ़ोन भी किया था। और दूसरा चीज़ है क्या, आप मैंने अभी आज के दिन का जो है ना, सब लोग आके पूछते हैं कि दाम कम वाला कब मिलेगा, कम दाम वाला डोर कहाँ मिलेगा। लेकिन आप गेम लड़ाओगे ना, आप सबकी बैक चेक कर लो, स्टैंडर्ड डोर के अलावा कोई लड़ाता नहीं है। आप किसी का भी बैक चेक कर लो। हम लोग का जब गेम होता है, हम लोग का जब टूर्नामेंट होता है, जब वहाँ पे जब पतंगबाज आते हैं सब लोग, तो सब देखा जाता है कि किसी के भी बैग में नॉर्मल या एवरेज डोर नहीं है, स्टैंडर्ड डोर के अलावा लड़ते नहीं। तो इसका मतलब मेरा एक ही बात बोलना है सबसे कि डोर लड़ाना है तो क्वालिटी अच्छे वाले डोर लड़ाइए, रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, आपका भी सेटिस्फेक्शन अच्छा रहेगा। मेरा तो यही राय है। थैंक यू। मतलब एक स्टैंडर्ड सही। पहले दुकान में आके हम लोग पूछते हैं कि भैया कम दाम वाला क्या है, तो ऐसा नहीं है, पूछ सकते हैं कि अच्छा वाला क्या है। अभी रेंज तो आपके सबके ऊपर है, लेकिन मेरा जो ये है कि अगर लड़ाना है तो स्टैंडर्ड वाला लड़ाइए। इसका मतलब क्या है, अगर मानिए कि ब्लैक इंडियन लड़ाया, इसका रेंज ऊपर है, तो इसमें शायद स्पेशल कुछ है, इसलिए ही तो ऊपर है ना रेंज, ऐसे तो नहीं रखा गया है ना। तो रिजल्ट पे डिफरेंस तो आएगा। तो वो सबसे पहले कौन समझेगा, जो लड़ा रहा है वो समझ जाएगा। क्योंकि अगर कोई पतंग फंसता है तो डोर अगर सही नहीं रहेगा तो 1-2 चक्कर मैक्सिमम है, खींच के तो आप काट दोगे। अगर 1200-1400 में चला गया, 1000-1200 क्रॉस कर गया, तो वहाँ पे तो खींच के तो काट दोगे। लेकिन अगर फंसने का घर होगा तो 10 में 8 पतंग फंस जाएगा। तो वहाँ पे अगर डोर सही नहीं रहेगा, पतंग तो सही रहना चाहिए, डोर सही नहीं रहेगा तो आपका पैच मिलना बहुत मुश्किल है। तो मेरा राय है कि अच्छा डोर लड़ाइए, अच्छा रिजल्ट लीजिए, तो इसमें आप लोग का भी अच्छा है और जो पतंग जो डोर बना रहा है उसका भी सेटिस्फेक्शन सबसे आ जाएगा कि इससे भी अच्छा कुछ बनाए। तो यही बस है। तो शुक्रिया आप लोगों को इतना समय देने के लिए। अभी हम लोग पंकु भाई से कुछ पूछेंगे। ये सलीम भाई है, ये कोई मेरा इसका रिलेशन कोई मेकर और दुकानदार का नहीं है। मैं पहली बार जब बरेली गया था 2006 में, तब से इसको जानता हूँ। ही इज़ जस्ट लाइक माई एल्डर ब्रदर। ये मेरा भाई है, मैं कभी भी बरेली जाता हूँ तो इसके घर में ही रुकता हूँ।
और ये भी कभी कलकत्ता आता है तो मेरे घर में ही रुकता है। ये मेरे एकदम फैमिली जैसा है, इतना रिलेशन अच्छा है। ये मेकर अलग है, इंसान सबसे बढ़िया है। मैं बरेली में बहुत मेकर से मिला हूँ, कोई गलत मत मानिएगा, सबसे मेरा रिलेशन अच्छा है, लेकिन इन जैसा इंसान मैंने बरेली में नहीं देखा। और इनका मांझा का तो बात ही छोड़ दो, मैं 15-16 साल से बेच रहा हूँ। आज मेरा दुकान का थोड़ा भी जो थोड़ा भी गुडविल बना है वो टोटली इसके मांझे के बेसिस पे ही बना हुआ है। और मेरा टीम का हर एक प्लेयर इसका मांझा ही उड़ाता है। और इसी का मांझा अभी कलकत्ते बहुत अच्छा लड़ रहा है। अभी ब्लैक इंडियन जो निकाला है, अभी बरेली के सब बड़े बड़े जो ब्लॉग्स है सबसे बहुत आसानी से टक्कर दे रहा है, फंस के भी खींच के भी। तो इसका रिज़ल्ट अभी बहुत अच्छा है। तो ये एज अ मेकर, एज अ पर्सन बेस्ट है। अभी मांझा भी इसका बेस्ट है। तो अगर ये मेंटेन करते रहेंगे तो ये हो जाएगा। अगर मेंटेन करते रहेंगे तो ये अभी बहुत दूर तक ये मांझा चलेगा। ये झूठी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि ये खुद बहुत अच्छे इंसान हैं और इनके पापा उससे बहुत ग्रेट इंसान। जब फर्स्ट टाइम बरेली आए थे इत्तेफाक से, तब ये थोड़ा छोटे थे, मैं तो तभी बुजुर्ग था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये तब से ही हमारा इनका रिश्ता है, करीब 15, 17, 18 साल हो गई। हाँ, और तब से जब भी पहली बार मैंने कदम रखा है कोलकाता में तो इन्हीं के पास रखा है, तब से आज तक इन्हीं के आता हूँ। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कहीं और कदम रख दूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे यहाँ आते डंडे पड़ जाएंगे। इसलिए आज भी कुछ और लोग कह रहे थे मुझसे कि सलीम भाई इधर आइए। मैंने कहा भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ दादा बैठे हैं ये समझ लीजिए। तो बहुत ज़्यादा ग्रेट, मतलब फैमिली बहुत ज़्यादा ग्रेट परिवार और बहुत अच्छे इंसान सौविक भाई हमारे। ये इनकी मानता है कि ये हमें इतना प्यार इज्जत देते हैं, ऐसी बात नहीं। ये खुद इतने अच्छे हैं कि दिल से ही मतलब एक सम्मान रहता है। कोई भी वो अच्छा इंसान हो तो दिल के अंदर से सम्मान रहता है एक दूसरे के लिए, क्योंकि इंसान जो है अपने चेहरे से या पैसे से नहीं पहचाना, इंसान अपने करैक्टर अपने उससे पहचाना जाता है, ये समझिए। तो जो इंसान के अपने आचार विचार होते हैं, अपनी विचारधाराएं होती हैं, जो अपना जज्बा होता है दिल का, प्यार का, मोहब्बत का, वो जज्बा जो है इस परिवार में, इस घर में, दादा के पास, हमारी भाभी के पास, और हमारे औरतों की तो बात ही मत पूछो बस। और बाकी हमारी आने वाली भाभी है उनकी तो बस तो देखिए, एक इंसान जो है जो नॉर्थ से आया है और एक इंसान जो है जो ईस्ट से है, लेकिन इन दोनों में प्यार देखिए, क्योंकि यही होता है इंसानियत। एक है सेलर और एक है मेकर, लेकिन इन दोनों का प्यार। लेकिन हम लोगों में रिश्ता सेलर और हम लोग सेलर में नहीं है, वी आर ब्रदर फ्रॉम अ डिफरेंट मदर। हाँ बस इतना है कि एक घर एक ही, मतलब एक ही परिवार के हैं। कभी हमें यहाँ आकर और कभी इन्हें वहाँ जाकर ये महसूस फील ही नहीं होता कि हम अपने घर में नहीं हैं, ये समझिए। और इसी अधिकार से हम आते हैं, इसी अधिकार से ये रहते हैं। कहीं कोई ऐसा नहीं कि कोई रोक टोक हल्की सी कोई बात हो या कोई, जितनी भी एडवाइस लेना होती है मुझे इनसे, पापा से, सबसे लेता हूँ, अपने दादा से, भाभी से। भाभी तो हमारी बंगाली बोलती है, हिंदी समझ नहीं पाती, लेकिन सारी एडवाइस मैं वहाँ से भी, अगर मैं फंसता हूँ तो वहाँ से भी एडवाइस इन्हीं से लेता हूँ कि इतना क्लोज मेरे, मतलब मेरे परिवार का कोई मेंबर नहीं है जितना क्लोज ये परिवार में रहे। और ये रियल सच 100% सच है, ये समझ लें कि मेरे परिवार से भी बैठती है एडवाइस नहीं लेता, फ़ोन करके मैं यहाँ से दादा से इनसे एडवाइस लूँ। और मैं भी मांझे के बारे में जो जितना थोड़ा बहुत सीखा हूँ सब इनके वजह से सीखा हूँ। यही सब मुझे सिखाए क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब स्टार्टिंग करी थी तो ये हमारे पास अचानक इत्तेफाक से आ गए थे। बस उस दिन से जो ऐसा रिश्ता बना कि अजब बना कि वहाँ सिर्फ कारोबार का कोई मतलब नहीं है, वहाँ दिली रिश्ता जोड़ चुका है, ये सब। तो सर शुक्रिया इतना समय हमें देने के लिए और इतना कुछ हमारे साथ शेयर करने के लिए। और को भाई शुक्रिया हमें अचानक से बुलाने के लिए कि उस्ताद आए हैं, आप भी आ जाओ। तो आप दोनों को बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप लोग काम करते रहिए और हमें ऐसे ही अच्छे प्रोडक्ट्स आप लोग प्रोवाइड करवाते रहिए। शुक्रिया और एक बार थैंक यू।